विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेस की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान, लेकिन इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। कल हम पढ़ रहे थे स्वर के प्रकार जाति के आधार पर। जाति के आधार पर इसके दो भेद पढ़े थे। पहला था सहजातीय स्वर और दूसरा था अपना विजातीय स्वर। आप देखो, सहजातीय स्वर जो होते हैं वो एक जाति के होते हैं, जैसे ए प्लस ए, ई प्लस ई, उ प्लस उ, एक समान हो गए। और विजातीय स्वर का मतलब होता है कि अलग अलग होते हैं, जैसे ए प्लस ई, ए प्लस उ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे झ, भ, स और विसर्ग। ये जो झ है ये पुरानी हिंदी में चला करता है। ये जो रूप है ये हम पहले पढ़ते थे, लेकिन अब इसकी जगह हम ये रूप पढ़ेंगे। ये गलत है, इसको हम मानेंगे अमानक वर्ण। क्या मानेंगे? अमानक वर्ण। किसको? इस रूप को। ठीक है, वर्तमान में ये सही है। अब देखो, ये जो भय लिखा हुआ है इसकी जो घुंडी बनी हुई है, अगर इसके ऊपर हम रेखा खींच देंगे जैसे इस प्रकार से, तो ये गलत माना जाएगा। इसको बोलते हैं शिरोरेखा। इसके ऊपर हम सिर्फ इतनी रेखा लगाएंगे। इसी प्रकार से सह के रेखा भी इस प्रकार लगाएंगे। और विसर्ग के ऊपर जो है हम लाइन नहीं खींचते हैं, यानी शिरोरेखा। जैसे प्रातः काल, अब देखो इसके ऊपर हमने शिरोरेखा खींच दी और काल के ऊपर हमने शिरोरेखा खींच दी, और बीच में जो विसर्ग का निशान है इसके ऊपर नहीं खींचते। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान की ओर। वर्णों का उच्चारण स्थान। यहां उच्चारण का मतलब बोलना और स्थान का मतलब होता है जगह है। यानी वर्णों की जो जगह होती है बोलने की, कहां कहां इसका उच्चारण होता है, किस प्रकार हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, एक चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले मानव के मन के हृदय में विचार उड़ता है, विचार या भाव उड़ता है। इसके बाद में ये विचार या भाव कहां जाएगा? कंठ, कंठ में जाएगा। तो हम यहां लिख देते हैं कंठ। इसके बाद में ये विचार कहां जाएगा? ये 1 नंबर। और देखो, ये जो ये दंत है और दांत के ऊपर जो मसूड़ा होता है, यानी दांत मसूड़े के लगे हुए होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मुर्दा, मुर्धा अर्थात मसूड़ा। अब देखो, ये जो मसूड़ा है इसका जो ऊपरी भाग होता है, ये नासिका एक काकल होती है, इसको हम बोलते हैं तालु। ये विचार सबसे पहले
मानव के हृदय में आएगा, उसके बाद में कंठ पर जाएगा, उसके बाद में तालु पर जाएगा, और इसके बाद में ये मसुड़ा अर्थात मुर्दा के ऊपर जाएगा। फिर बाद में हम इसका उच्चारण करेंगे दंत, और अंत में हम मुंह से उच्चारण करेंगे। तो इसका स्थान किस प्रकार हो गया? 1 नंबर पे कंठ, 2 नंबर बिंदु पर तालु, और 3 पर मसूड़ा, चौथे स्थान पर दंत, और 5वें पर मुंह पर। यानी इसका क्रम हम समझ लेते हैं। प्रथम स्थान पर कंठ, दूसरे स्थान पर तालु, तीसरे स्थान पर मूर्धा, चौथे स्थान पर दंत, और 5वें स्थान पर मुंह है। फिर बाद में ये जो विचार है हम मुंह से बोलते हैं। सबसे पहले कंठ पर आएगा, फिर बाद में तालु पर, फिर मूर्धा पर, फिर दंत पर, फिर मुंह पर आएगा। ठीक है, अब हम इसको सारणी के माध्यम से समझते हैं। यहां हम लिख लेते हैं क्रम संख्या, यहां वर्ण, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण आएंगे। इसके बाद में उच्चारण स्थान, और इसके बाद में नाम। अब इसको हम सारणी के माध्यम से समझते हैं। ये क्रम संख्या, और यह वर्ण और स्वर व्यंजन, और यहां उच्चारण स्थान, यहां नाम। ठीक है, अब देखो 1 नंबर पे हम लेते हैं ए आ कै वर्ग विसर्ग। इसका हम उच्चारण करेंगे कंठ से। कहां से उच्चारण करेंगे? कंठ से। इसको नाम देंगे कंठ। ठीक है, 2 नंबर बिंदु है ए के बाद में, ए आ के बाद में ई और बड़ी ई। इसके बाद में कै वर्ग के बाद में च वर्ग आता है। इसका उच्चारण स्थान है तालु, और इसको बोलते हैं तालव्य। ठीक है, इसके बाद में री, और च वर्ग के बाद में ट वर्ग। इसका उच्चारण होगा मूर्धा। इसको यहां नाम देंगे मूर्धन्य। 4 नंबर पे हम लेते हैं लरी, जो संस्कृत का रूप है। हिंदी में हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। ठीक है ना। इसके बाद में तयवर्ग, जिसका उच्चारण स्थान है दंत, और इसको नाम हम देंगे दंते। इसके बाद में 5 नंबर बिंदु है उ, बड़ा उ और पैवर्ग। इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, और इसको हम नाम देंगे ओष्ठे। ओष्ठे। इसके बाद में 6 नंबर बिंदु आता है। अब देखो उ के बाद में ए आई,
अब इसको समझ लेते हैं कि ए और आई कैसे बनते हैं। ए प्लस ई बराबर क्या बना, ए बना। तो इसका उच्चारण होगा, ए का उच्चारण कंठ से और ई का उच्चारण होगा तालु से। तो यहां हम लिखेंगे कंठ प्लस तालु, क्या हो जाएगा इसका नाम, कंठ तालव्य। ठीक है। इसके बाद में 7 नंबर बिंदु है ओ औ। अब देखो ए हमने ए और ई जोड़ के बनाया और ओ बनेगा ए प्लस उ बराबर ओ। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ प्लस ओष्ठ। इसका नाम क्या होगा, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। ठीक है। इसके बाद में 8 नंबर बिंदु, यहां वह लिखेंगे और इसका उच्चारण स्थान होगा दंतोष्ठ। इसको हम बोलेंगे दंतोष्ठ। दंतोष्ठ। 9 नंबर बिंदु है जिसका उच्चारण स्थान होता है सवर्यंतर। सवर्यंतर। और इसको हम नाम देंगे अलिजीवा। अलिजीवा। ठीक है। और लास्ट का अपना है अनुस्वार। पंचम अक्षर जैसे अड़े, आइए, अण, न और मैं। इसका उच्चारण स्थान होता है नासिका। तो इसको बोलेंगे हम नासिके। ठीक है। ये हमारे सामने सारणी है। तो विद्यार्थियों, ये हमारे सामने सारणी बन गई है। हम लोग 1-2 बार इसका अभ्यास करेंगे तो ये समझ में आ जाएगी। इसलिए आप इसका अभ्यास करें ताकि आप लोग इसको समझ सके। तो विद्यार्थियों, आज इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर अगले अध्याय में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।